फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी में और आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं आज। देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसके हिसाब से अगर दो पॉइंट्स लिए जाएं फ्लूइड के फ्लो में और उन दोनों पॉइंट्स का अगर हाइट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम अगर हाइट है दोनों पॉइंट्स पे, कोई लिक्विड कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और दो पॉइंट्स हैं जिनका हाइट ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म अगर सेम लिख सकते हैं तो इक्वेशन बनेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी तो सेम हो गया ना, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कहने का मतलब जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, क्योंकि समेशन P और हाफ रो V स्क्वायर का समेशन सब जगह सेम होना है, तो प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, या उल्टा बोले फ्लो का वेलोसिटी जहाँ ज़्यादा हो जाएगा वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो इस बात पे बेस करके हम लोग नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो देखते हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि एक ये देखा गया है कि जैसे कोई रूम है और उसके ऊपर जो ये रूफ है उसका छत है, तो जब तेज़ी से हवा चलती है बाहर तो ये छत ऊपर उठ जाती है, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। अगर यहाँ से सीमेंटेड है तब तो चलो एक बार रुक भी सकता है, यहाँ से सीमेंटेड नहीं है, अगर जैसे टिन शेड वगैरह नहीं रखे होते हैं, सीमेंटेड नहीं है अगर, तो ये भाग भी जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग अपने बर्नौलीज वाले बात से कि देखो बाहर बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, बाहर बहुत तेज़ी से विंड है, अंदर की हवा तो रेस्ट पे है, तो जहाँ एयर का वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ एयर का प्रेशर कम, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एयर का, तो प्रेशर की वजह से प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर नीचे से लग रहा है तो ये रूफ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स आ जाता है जिससे ये रूफ उठ जाता है। एक ये वाली बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चलिए बात करते हैं। एक होता है एरोडायनेमिक लिफ्ट, एरोडायनेमिक लिफ्ट है ना। होता क्या है कि जो एयरप्लेन होते हैं तो एयरप्लेन के विंग्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा किया जाता है कि जब वो एयरप्लेन आगे बढ़े तो उसको एक एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से लिफ्ट मिले, वो हवा में फ्लोट करते हुए आगे बढ़ पाए, है ना। तो कैसा डिज़ाइन होता है एक बार सोचते हैं। पहले तो एक बात बताएं कि जो विंग्स हैं एयरप्लेन की, मान लो एयरप्लेन इधर जा रहा है और उसका ये विंग है, तो विंग एकदम स्ट्रेट ऐसा नहीं होता, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन अगर देखें विंग का, इधर से क्रॉस सेक्शन देखें तो ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं रहता, वो कुछ ऐसे शेप का रहता है क्रॉस सेक्शन विंग्स का, ऐसे काट के देखें तो ऐसा रहता है। तो अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए कुछ ऐसे शेप का रहता है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन विंग का कुछ ऐसा रहता है। तो ऐसा करने से क्या फायदा, तो देखते हैं। देखो होता ये है कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा, मान लो ऐसे आके एक लेयर ऑफ फ्लूइड, मतलब एयर है, हवा है, तो उसको भी फ्लूइड की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे जा रही है हवा यहाँ से और नीचे से जाने वाली ऐसे जा रही है ना, इसके रिस्पेक्ट में हवा ऐसे फ्लो करके जा रही है। अब यहाँ से जो हवा की लेयर है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल ले, एक यहाँ पे एक यहाँ पे था, तो इसको यहाँ से यहाँ जाना है और इसको यहाँ से ये कर्व्ड पाथ चल के यहाँ तक जाना है ना। मान लो कुछ टाइम है, डेल्टा टी टाइम में इसको यहाँ पहुँचना है, इसको यहाँ पहुँचना है, तो इसको लंबा पाथ चल के चलना पड़ रहा है, इसको मतलब ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा और यहाँ से जाने वाले पार्टिकल्स का स्पीड कम होता है, तो ये V1 और V2 है अगर, तो V1 बड़ा होगा V2 से, है ना। ये विंग का डिज़ाइन यही सोच के किया जाता है, इसी तरीके से किया जाता है कि इधर से जाने वाला एयर जो है वो ज़्यादा स्पीड से जाए, इधर से जाने वाले को एक तरह से रुकावट जैसा मिले तो कम स्पीड से जाए, तो ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। तो अगर V1 बड़ा है V2 से तो एयर का प्रेशर यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर ज़्यादा हो गया, जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, इधर कम प्रेशर हो गया एयर का, इधर ज़्यादा, तो नीचे से ज़्यादा प्रेशर है तो एक लिफ्ट मिलेगा, अपने जो विंग्स है ना एयरप्लेन के उनको लिफ्ट मिलता है ऊपर की तरफ, इसी को एरोडायनेमिक लिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा अच्छा, बर्ड्स का जो शेप होता है, नहीं जो बर्ड्स नहीं होती हैं जो चील वगैरह जो ऊपर उड़ती हैं, तो बर्ड्स का भी शेप देखा जाए तो कुछ इसी तरह का होता है ना। यहाँ पे उसका जैसे कि मान लो विंग होगा एक, है ना, ऐसा कुछ इसी तरह का, तो यहाँ टेल होगी, कुछ इसी तरह का तो शेप होता है ना बर्ड्स का भी। तो वो भी ऐसे ही डिजाइन होता है, नेचुरली वैसे डिजाइन होता है कि इधर से जाने वाली हवा तेजी से जाए, नीचे से जाने वाली कम स्पीड से जाए, ताकि एक लिफ्ट मिले, है ना। तो नहीं तो ग्लाइड करती हैं कुछ बर्ड्स जो बहुत ऊंचाई पे उड़ती हैं, वो ग्लाइड करती है, बस विंग्स फैला के और सीधा उड़ती रहती हैं। तो नीचे क्यों नहीं गिर जाती हैं? तो उनको लिफ्ट मिलता है एक नीचे से, इस डिफरेंस इन वेलोसिटी की वजह से। तो इसको एरोडायनेमिक लिफ्ट कहते हैं, है ना। और कुछ बताते हैं, देखो नेचुरल फिनोमिनन जो कि बर्नौलीज से एक्सप्लेन होता है। एक होता है कि जो बॉल स्विंग करती है, हवा में घूम जाती है, तो कैसे कैसे होता है। एक तो ये होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, बॉल का एक साइड, एक तरफ का सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, बार बार रब करके। जैसे ये बॉल है, ये इसका सीम है, तो एक साइड का सरफेस, मान लो इस साइड का सरफेस को स्मूथ कर दिए, इधर के सरफेस को रफ रहने दिए, इधर के सरफेस को स्मूथ कर दिए, और फिर अगर इस बॉल को सीम से पकड़ के सीधा थ्रो किया जाए, सीधा थ्रो करें, और एक साइड का सरफेस स्मूथ है, तो जब थ्रो करेंगे तो जो स्मूथ वाला सरफेस है वहां से हवा तेजी से पास करेगी, रफ वाले सरफेस से हवा धीरे धीरे पास करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन जैसा मिलेगा, वो रफ सरफेस है, तो यहां से फ्रिक्शन जैसा चीज मिल रहा है, तो धीरे धीरे हवा पास करेगी, जहां स्मूथ है वहां तेजी से पास करे। दोनों तरफ जो एयर का वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा। जिस साइड से तेजी से हवा निकल रही है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इधर कम इधर ज्यादा प्रेशर, तो ऐसे घूम जाएगी। इधर घुमाना हो तो स्मूथ वाला साइड इधर रख देंगे, फेंक देंगे, तो स्मूथ वाले साइड में प्रेशर कम हो जाएगा, तो उधर की तरफ घूम जाएगी, हवा में स्विंग कर जाएगी बॉल। एक और होता है कि बॉल को अगर घुमाते हुए थ्रो किया जाए, है ना, मान लो कि ये ऐसा घूम रहा है और आगे जा रहा है, तो क्या होगा, तो बॉल के ये जो पॉइंट्स हैं उनका नेट वेलोसिटी ज्यादा हो गया, v प्लस आर ओमेगा, इनका वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा कम हो गया। तो बॉल के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एयर इधर से ज्यादा तेजी से निकल रही है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और बॉल के रिस्पेक्ट में इधर एयर धीरे धीरे निकल रही है। तो जिधर से एयर ज्यादा तेजी से निकल रही है वहां प्रेशर कम, बॉल उधर की तरफ थोड़ा सा घूम जाएगी। अब जैसे कि अगर बॉल को ऐसे फेंका गया, मतलब क्या, उल्टा घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए आगे जा रही है बॉल, तो यहां से हवा तेजी से पास कर रही होगी, यहां से हवा धीरे धीरे, तो बॉल नीचे की तरफ दबेगी, तेजी से नीचे दबेगी, है ना। तो और एक देखो बताते हैं, एक होता है कि जो हमारी जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को ले जाती है, तो हार्ट पंप करता है उन आर्टरीज क्या पाइप्स हैं जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ब्लड लिक्विड है फ्लो करके जा रहा होता है। तो होता क्या है, कभी कभी की जो आर्टरीज होती हैं, जो ट्यूब्स हैं, उनके इनर वॉल पे कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है ना। कुछ जैसे ये जो आर्टरीज हैं इसमें से ब्लड, इसके इनर वॉल पे कुछ इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है ना। तो इससे क्या होगा कि अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया इसके कंपैरिजन में, तो A1 V1 A2 V2 बराबर होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा ब्लड फ्लो का, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। बर्नौलीज, यहाँ प्रेशर कम हो गया और बाहर से तो उतना ही प्रेशर है जितना है ना। पहले तो बैलेंस था सब कुछ, लेकिन अब यहाँ प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर उतना ही है, तो यहाँ से ये दबना शुरू हो जाती है, ये चीज वॉल्स पिचकना शुरू हो जाती है, और यही जब बढ़ जाएगा तो ये वॉल कोलैप्स भी कर सकती है, यहाँ से दब जाएगी तो यहाँ ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा। इधर से हार्ट पंप किए जा रहा है और यहाँ से ये कोलैप्स कर गई वॉल, तो यहाँ से रप्चर हो सकती है, फट सकती है ना आर्टरीज। तो ये वाली बात भी बर्नौलीज से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। और एक होता है साइफन एक्शन,
है ना, साइफनिंग करते हैं। जैसे कोई ड्रम वगैरह में से लिक्विड बाहर निकालना हो तो कहते हैं ना इसका साइफनिंग करना पड़ेगा, साइफन करके निकालते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एक बार याद दिलाए हम। एक ट्यूब लेते हैं, कोई पाइप लेते हैं, पहले उसको ड्रम में पूरा डुबा के, मतलब उसमें पूरा लिक्विड, जो लिक्विड है ड्रम में वही लिक्विड भर लेते हैं, है ना, उस पूरे पाइप में। अब उस पाइप का एक एंड ड्रम में डुबा देते हैं, दूसरा एंड नीचे छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि अपने आप उसमें से लिक्विड बाहर आने लगता है, और छोड़ देंगे अपने से वो निकलता रहेगा। तो वो साइफन एक्शन कहलाता है। तो वहां भी बर्नौलीज का कुछ रोल है, देखते हैं क्या रोल है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, इसको लिखा जाएगा कॉपी में, लिखिए जरा, साइफन एक्शन। देखिए ये कोई कंटेनर है, इसमें से लिक्विड को साइफन करना है ना। इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में सारी बातें किया जाए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा। तो हम कुछ डिटेल डायग्राम भी बनाना चाहते हैं। देखो मान लीजिए यहां से ये ट्यूब है और यहां से ऐसे गए और ये चीज ऐसे बना रहे हैं। सरफेस से H1 हाइट ऊपर तक ले गए ट्यूब को, है ना, और सरफेस से H2 हाइट नीचे तक, ये H2 है और ये ट्यूब ऐसा है, और इसमें से लिक्विड बाहर आ रहा है V स्पीड से। ड्रम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। इसलिए यहां से जो लिक्विड का सरफेस नीचे जा रहा होगा उसको अभी के लिए हम लोग कुछ टेंडिंग टू 0 मान लेते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स लेने जा रहे हैं इस फ्लो में। पहले कोई स्ट्रीम लाइन डिफाइन कर लिया जाए। मान लीजिए ऐसे एक स्ट्रीम लाइन हो गया, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम रहेगा 1, इसी के सीध में यहाँ पर एक पॉइंट है 2, यहाँ पर एक पॉइंट है 3, ये वाला सरफेस के सीध में यहाँ पर 4 है, और जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है वहाँ का पॉइंट का नंबर डाल दिए 5। 5 पॉइंट्स हैं। तो इन पांचों पर बर्नौलीज के तीनों टर्म्स का समेशन अगर लिखे तो सेम होना चाहिए। यहां पर तीनों का समेशन जितना आएगा यहां पर भी उतना ही, यहां पर सब जगह सेम आना चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार, पहले सब जगह बर्नौलीज के तीनों टर्म्स का समेशन लिखते हैं कितना कितना है। पहले वाले पॉइंट पे क्या है, तो प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पे, ये तो एटमॉस्फेयर में ओपन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल चलो सरफेस के लेवल पे ही ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म 0 हो गया, और ड्रम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे हम कह रहे थे ना कि बहुत बड़ा है, तो उसका सरफेस का वेलोसिटी नीचे आने का टेंडिंग टू 0 है, तो हाफ रो वी स्क्वायर हो गया 0। पहले पांचों जगह पे वो तीनों टर्म्स के समेशन लिख देते हैं, फिर किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। दूसरे वाले पॉइंट पे यहां पर लिख रहे हैं। अच्छा, वहां पर प्रेशर P0 नहीं होगा, है ना। ये लगता है ना कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेकिन नहीं, यहाँ का वेलोसिटी 0 है और इसके अंदर तो वेलोसिटी है ना लिक्विड का, तब ना ये तो। अच्छा, पूरा अगर ट्यूब एक ही क्रॉस सेक्शन का है तो A1 V1 A2 V2 बराबर करे तो ट्यूब के अंदर हर पॉइंट पे वेलोसिटी इतना ही होना चाहिए V, नहीं, तब ना A1 1 A2 V2 होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी V है, तो यहाँ प्रेशर सेम कैसे हो सकता है। बर्नौलीज जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर कम, तो मतलब 2 वाले पॉइंट पे प्रेशर 1 के कंपेरिजन में कम होगा, तो P0 नहीं होगा, कुछ P2 लिख दे रहे हैं। प्लस रो GH वाला टर्म 0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये लिख दिए। ये दोनों इक्वेट करेंगे तो देखो P2 इज इक्वल टू P0 माइनस इतना आ जाएगा। चलो 3 वाला पॉइंट यहां लिखेंगे। प्रेशर कितना लिखें तो कुछ P3 लिख देते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रो GH लिख देते हैं, प्लस हाफ रो V स्क्वायर। अच्छा, P2 P0 से कम है, क्योंकि P2 में इतना जोड़ने पर तब P0 मिलेगा, लेकिन P3 जो है वो और कम है। क्यों? क्योंकि P3 में हाफ रो V स्क्वायर तो जोड़े ही हैं जैसे इसमें जोड़े थे, प्लस इतना और जोड़ेंगे तब P0 के बराबर होगा। मतलब P3 इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम यही है, P3। चलिए 4 वाले पॉइंट पे लिखते हैं बर्नौलीज के तीनों टर्म्स का समेशन। प्रेशर P4 लिखें, प्लस रो GH 0 क्योंकि रेफरेंस लेवल पे है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर।
P4 देखो कैसे कितना है, तो P4 P2 के बराबर होगा इसका मतलब, क्योंकि P2 प्लस इतना करने पर भी P0 मिल रहा है और P4 प्लस यही चीज करने पर फिर भी P0 मिल रहा है ना, तो P2 और P4 बराबर है। इनमें से सबसे कम कौन हुआ? P3। चलिए 5 वाले पे लिखते हैं। ये तो एटमॉस्फेयर में ओपन हो रहा है, तो वहां तो प्रेशर P0 है ही, प्लस माइनस रो जी एच लिखेंगे, नीचे है माइनस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। प्रेशर देखा जाए तो ये तो प्रेशर उतना ही जितना ये वाला है, तो 1 पे और 5 पे बराबर है, 2 पे और 4 पे बराबर है, सबसे कम P3 है। चलिए ये हो गया। अब कोई कहे कि इसमें कितने स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा, V पता करना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, 5 वाला और 1 वाला को इक्वेट कर लेते हैं, है ना, तो V पता चल जाएगा। फ्रॉम 1 and 5 P0 इज इक्वल टू 1 वाले पे P0 था ना, इज इक्वल टू P0 माइनस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो V आ गया कितना? अंडर रूट ऑफ 2GH2, है ना। रो कैंसिल, P0 कैंसिल, फिर रो कैंसिल, 2GH2। कहने का मतलब ये जो स्पीड है अंडर रूट 2GH2 वो केवल H2 पर डिपेंड कर रही है। कितने स्पीड से वाटर निकलेगा वो केवल H2 पर डिपेंड कर रहा है। ऊपर कितना दूर पर तक ले गए थे पाइप, उससे मतलब ही नहीं है। नीचे सरफेस से नीचे कितना दूर तक फाइनली ले आए, उससे होगा कि स्पीड कितना है। H1 नहीं आ रहा है ना इसमें फॉर्मूले में, H2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी होता है कि अगर बहुत ऊपर तक ले जाए और तब नीचे ले आए तो पानी नहीं भी निकलता है। वो क्यों, वो समझना है हम लोगों को। दूसरा एक और चीज समझना है कि ऐसे तो दिख रहा है कि H2 अगर जितना ज्यादा करेंगे तो V उतना ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा तेजी से वाटर निकलेगा। लेकिन H2 अगर ज्यादा करते जाएं तो इसका कोई लिमिट है क्या? हम कहें कि कंटेनर ले जाके खूब ऊपर छत पे रख दें, ऊंची बिल्डिंग की छत पे, और उसमें से ट्यूब जो है खूब लंबा सा नीचे तक ले आए, तो खूब ज्यादा H2 का वैल्यू कर दें, है ना। सरफेस से कितना नीचे दूसरा एंड है वही तो H2 है, तो ये तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम चाहें तो क्या बहुत ज्यादा स्पीड से पानी निकलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा H2 कर देते हैं जब, तो भी पानी निकलना बंद हो जाता है। दोनों देखा गया। ये H1 बहुत बढ़ा दे तो भी वाटर निकलना बंद हो जाता है, H2 बहुत बढ़ा दे तो भी वाटर निकलना बंद हो जाता है। क्यों ऐसा है थोड़ा समझते हैं। अगेन फिर से देखो, V आ गया इतना, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि फ्लो मेंटेन रहे, है ना, इसमें से फ्लो बना रहे, चलता रहे लिक्विड। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो प्रेशर था ये सबसे कम था, P3, है ना। अगर हम चाहते हैं फ्लो मेंटेन रहे तो बीच में कहीं वैक्यूम बनने का सिचुएशन ना आ जाए, बीच में कहीं ऐसा ना हो कि वैक्यूम बन जाए। क्योंकि हम ऐसा ये सब इसलिए कह रहे हैं कि सोचो हम मान लो H2 बढ़ाते जा रहे हैं, V बढ़ते जा रहा है, V बढ़ते जाएगा अगर, तो ये समेशन तो P0 के बराबर होना है। तो अगर V बढ़ते जाएगा तो P3 कम होते जाएगा। मान लो हाइट उसका फिक्स कर दे H1, H2 बढ़ाते जाए, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, तो P3 घटते जाएगा, क्योंकि समेशन इतना ही होना है। तो P3 घटते 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 क्या कितना भी ले जा सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी जगह का प्रेशर 0 से तो कम नहीं हो सकता ना। मिनिमम पॉसिबल प्रेशर इज 0, उससे कम का कोई सेंस ही नहीं है प्रेशर का। 0 कहां का होता है? वैक्यूम, कुछ ना रहे। तो ये बताओ कि P3 का वैल्यू 0 से तो कम नहीं हो सकता, इसका मतलब इस पर भी लिमिट है कि ये कहां तक जा सकता है। सही बात है कि नहीं? H1 कहां तक जा सकता है, H2 कहां तक जा सकता है, उसका एक लिमिट है डिसाइडेड, और उसका बेसिस यही है कि अब जैसे H1 भी बढ़ाएंगे, अगर मान लो ये फिक्स कर दे, H2 फिक्स कर दे, H2 फिक्स कर दिया तो V फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया, और H1 मान लो बढ़ा रहे तो P3 कम हो रहा है। लेकिन फिर वही बात, कितना कम कर सकते हैं? 0 से कम तो नहीं कर सकते ना, लिमिटिंग केस में 0 होगा।
तो मतलब H1 पर भी एक लिमिट फिक्स है, H2 पर भी एक लिमिट फिक्स है। कितना है वो लिमिट, वही पता करने जा रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। अब ये जो फाइंड आउट किए थे उसको इसमें यूज कर लेते हैं। 3 और 1 को देख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 3। तो क्या होगा, P3 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, V इतना था तो ये हो गया 2GH2 इज इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे P0 था। तो दोनों तरफ, अच्छा इसको ऐसे करते रहे, देखो P3 प्लस रो जी 2 कैंसिल, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू P0। ये इक्वेशन बना। अब बात यह है कि P3 का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 है, तो इससे H1 प्लस H2 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा। नहीं, इन दोनों का समेशन P0 होना चाहिए। तो P3 का सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ P3 कैन बी 0, 0 से कम तो नहीं हो सकता ना, और 0 भी हो गया तो बड़ा लिमिटिंग केस हो गया। वो 0 वाला केस में भी माना नहीं जाएगा। क्यों कह रहे हैं, अगर यहां प्रेशर 0 हो गया तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सक कर लेगा, तो फिर आगे ही नहीं जाने देगा लिक्विड को, वहीं फ्लो बंद हो जाएगा। नहीं, तो लिमिटिंग केस हो गया ये, तो वहां तक भी नहीं जा पाएंगे। एनीवे, अगर ये लिमिटिंग केस में इसको 0 पुट करके देखा भी जाए तो इसका मतलब ये जो H1 प्लस H2 है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो गया कितना, P0 अपॉन रो जी। अच्छा, ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए P0 अपॉन रो जी से। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, या इसको मैक्सिमम लिख दे रहे, H1 प्लस H2 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल टू P0 अपॉन रो जी, है ना। तो ये लिमिटिंग केस हो गया। नहीं, तो अब कोई कहे कि वही बात जो आपसे शुरू में कर रहे थे, H1 बहुत बढ़ा देते हैं तो फ्लो बंद हो जाता है, क्यों? वही वाली बात कि जब जैसे ही इतना पहुंच गया H1 प्लस H2 का वैल्यू, मान लो H2 रखे हुए इतना ही और H1 बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे ही इसका वैल्यू इतना पहुंचा, वहीं पे वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और फिर फ्लो वहीं पे बंद हो जाएगा। उसके बाद आप जितना बढ़ाते रहो, फ्लो तो बंद हो ही चुका है। अब फ्लो ही नहीं रह गया तो फिर ये सब इक्वेशन का भी उसके बाद कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो ये मत कहना कि जब इससे ज्यादा हो जाएगा H1 प्लस H2 का वैल्यू तो P3 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऐसा कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है इक्वेशन, है ना। जैसे ये कोई कहे ना कि H1 प्लस H2 इससे ज्यादा हो गया तो इस इक्वेशन से P3 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं रह जाएगा ना उसके बाद। तो जब फ्लो ही बंद हो गया तो फ्लो के लिए इक्वेशन सब लिखा हुआ है। तो जैसे ही H1 प्लस H2 इतना हुआ P0 अपॉन रो जी, तो फ्लो बंद हो जाएगा। फ्लो बंद हो गया तो फिर ये सब इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। उस तरह से जो हम कहते हैं H2 बहुत ज्यादा करते जाएंगे तो क्या होगा, तो भी फ्लो बंद हो जाएगा। जैसे ही उतना पहुंचेगा फ्लो बंद हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया साइफन एक्शन के बारे में बात की हम लोग, और आगे देखते हैं। चलिए, अब एक एपरेटस के बारे में हम लोग सीखना है, वो होता है वेंचुरी मीटर। एक हेडिंग डालिए, वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर किस लिए यूज होता है, तो किसी पाइपलाइन में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लो निकालने के लिए डिवाइस यूज होता है वेंचुरी मीटर, है ना। तो लिख दीजिए, वेंचुरी मीटर लिखने के बाद लिखिए किस लिए यूज होता है, टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए पाइपलाइन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ये जो कोई पाइपलाइन है इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसमें पता करना है कि कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, v, ठीक है। तो इसके बीच में एक सेक्शन ले लेंगे और उसमें वो अपना डिवाइस फिट कर देंगे,
जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में अपना वेंचुरीमीटर फिट कर लिया गया, है ना, ऐसा कुछ डिवाइस फिट कर लेते हैं और इसमें यहां पर ट्यूब्स लगे होते हैं, 2 वर्टिकल ट्यूब्स लगे होते हैं, इन पर मार्किंग होता है। होता क्या है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, दोनों एरिया हमको मालूम है ना। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मालूम है और ये जहां छोटा हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी स्मॉल है भी मालूम है। तो होगा क्या कि एरिया कम हो गया तो यहां पर स्पीड फ्लो का ज्यादा हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया तो यहां पर बर्नौलीज से सोचे तो प्रेशर यहां के कंपैरिजन में यहां का प्रेशर कम हो गया, यहां स्पीड ज्यादा है ना, यहां स्पीड कम थी कैपिटल V, यहां स्मॉल v हो गया, ज्यादा बदल गया, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। तो लिक्विड जो जब इसमें ऊपर चढ़ेगा तो यहां कम प्रेशर है तो कम हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा, यहां ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ जाता है ना, यही वाला लिक्विड। तो होगा क्या कि दोनों हाइट लेवल, ये मार्किंग्स बने होते हैं तो लेवल में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हमको इसी से मतलब होता है कि दोनों लेवल में कितना डिफरेंस है। ये चीज अगर H है तो यहां और यहां के प्रेशर में डिफरेंस ρgh का है, ऐसा पता चल गया, है ना, हाइट में डिफरेंस पता चल गया तो प्रेशर में जो डिफरेंस है दैट इज ρgh। इसको लिख दे ठीक से। तो ये लेवल और ये लेवल में जो डिफरेंस है दैट इज H। चलिए अच्छा, और अब इक्वेशंस यूज कर लेते हैं, एक कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन और एक बर्नौलीज इक्वेशन, दोनों इक्वेशन यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैपिटल V पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी लिख दें, AV इज इक्वल टू AV, ये हो गया एक इक्वेशन। अब बर्नौलीज लिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं 1 और 2, इन दोनों पे लिखेंगे। पहले वाले पॉइंट पे तीनों टर्म्स का समेशन लिख रहे हैं। प्रेशर एट 1 P1 लिख दे रहे हैं प्लस, अच्छा दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए हैं तो रेफरेंस लेवल ले लेते हैं इसी को, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म 0 लिख देंगे, प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां दूसरे वाले पॉइंट पे प्रेशर P2 मान लेते हैं, प्रेशर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म 0 प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर, है ना। तो P1 इधर P2 इधर, P1 माइनस P2 कर लेंगे, P1 माइनस P2 विल बी ρgh। तो ये हो गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर, ये इधर ले जाए, हमको चाहिए कैपिटल V, तो स्मॉल v हटाया जाए, स्मॉल v का वैल्यू है कैपिटल V अपॉन स्मॉल a, यहां पुट कर दें और इसको लिख दें ρgh। H रीडिंग ले लिए देख के, यहां पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ रो स्मॉल v इज कैपिटल A बाई स्मॉल a का स्क्वायर माइनस 1 v स्क्वायर, है ना। तो यहां से कैपिटल V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन a बाई a का स्क्वायर माइनस 1, ये चीज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग स्मॉल h का रीडिंग लेके यहाँ पुट करेंगे, एरिया तो दोनों पता ही है, पुट कर देंगे तो V आ जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वेंचुरीमीटर एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ये जो डिवाइस है ये वेंचुरीमीटर है और ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये हो गया वेंचुरीमीटर। तो हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौलीज और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके सारे क्वेश्चंस करना हम लोग सीखे हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में सरफेस टेंशन के बारे में। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, सरफेस टेंशन। समझते हैं पहले कि सरफेस टेंशन क्या होता है।
चलिए देखिए सरफेस टेंशन। अच्छा, तो देखा गया कि कोई सा भी लिक्विड हो, उस लिक्विड को अगर हवा में उछाल दें या उसका ड्रॉप बनाए ड्रॉपर से, कैसे भी नहीं, उसको फ्री कर दें, जब तक कंटेनर में रखें तो वो कंटेनर के शेप का दिखता है ना। सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर के शेप में बन जाता है लिक्विड, स्फेरिकल में रखेंगे तो स्फेयर शेप का बनेगा, अलग अलग। लेकिन अगर उसको फ्री कर दे, उछाल दे हवा में, या ड्रॉप बनाए, तो जब ड्रॉप बनाते कोई चीज जब ड्रॉप हवा में आता है, छूटता है वहां ड्रॉपर से, तो वो गोल शेप ले लेता है, स्फेरिकल हो जाता है। कोई सा लिक्विड, ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड है ड्रॉप बनाने पर ऐसा होता है क्यूब जैसा, ऐसा कोई लिक्विड नहीं है। कोई भी लिक्विड को छोड़ेंगे तो वो ऐसा ही रहता है, ड्रॉप। क्यों ऐसा? अच्छा, जो हम लोग ड्रॉप कभी बना रहे होते हैं ना, डायग्राम जैसे फ्री हैंड बना रहे होंगे, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा उसको ऐसा दिखाते हैं, है ना। देखा जाए तो ऐसा नहीं, गोल ही होता है, और ऐसा दिखा रहे होते हैं, थोड़ा सा ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये नीचे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, थोड़ा बल्ज है नीचे की तरफ, है ना। और सही से बोले, अगर ग्रेविटी नहीं होता, जैसा कि आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा वीडियोस में, कि अगर ग्रेविटी फ्री जगह पे, है ना, स्पेसक्राफ्ट वगैरह पे कहीं पे अगर लिक्विड कोई छोड़ दे तो वो गोल गोल स्फेरिकल हो जाता है, नहीं, उसके ड्रॉप्स। एनीवे, वापस आते हैं। कोई सा लिक्विड स्फेरिकल शेप ही लेता है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा होता है, देखते हैं। पहले समझते हैं कि कोई कंटेनर में कोई लिक्विड है, तो उसका थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बातें समझते हैं। जो अंदर इसके वॉल्यूम में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक कोई मॉलिक्यूल लें तो उसके चारों तरफ, हर तरफ से दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसको खींच के रखें, बांध के रखें, नहीं, ये सब तरफ से अट्रैक्टेड है बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स से, हर तरफ से। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहिजन। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहीजन, है ना। तो ये क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल को चारों तरफ से बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही खींच रहे हैं, तो ये फोर्स ऑफ कोहिजन से खींच रहे हैं, है ना। चलिए, तो होता क्या है कि ये जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, है ना, ये सब तरफ से अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधे हुए हैं, जबकि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर तरफ से लिक्विड मॉलिक्यूल से बंधे नहीं हुए। कैसे? यहां से इधर से तो चलो मॉलिक्यूल्स हैं इसके एक नीचे के हाफ में, है ना, लेकिन उधर तो नहीं है लिक्विड। तो क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा अच्छे से बंधे हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जबकि ये जो है ये उतना अच्छे से बंधे हुए नहीं है बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि इसके एक ही साइड में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना। तो पॉइंट ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, जो ज्यादा अच्छे से बंधा हुआ है हर तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो ज्यादा स्टेबल है। और ये जो है, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। कम स्टेबल का मतलब ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये कम एनर्जेटिक होते हैं मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अब कोई भी सिस्टम चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ जाना, या ऐसे बोलें ज्यादा स्टेबल स्टेट की तरफ जाना। हर सिस्टम का यही प्रोसेस होता है। यही वजह है किसी लिक्विड को जब हवा में छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो वो चाहता है कि उसका सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल्स रहे, इसलिए वो अपना स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। इसका सबसे कम एनर्जी का स्टेट है एक्चुअली। अच्छा, एक बात बता दें, फिर इस पे वापस आते हैं। एक पहले मैथ वाली बात बता देते हैं। होता क्या है कि एक गिवन वॉल्यूम का अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, उतने ही वॉल्यूम का आपने एक स्फेयर बना लिया, एक क्यूब बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, एक प्रिज्म बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लिए आपने उतने ही वॉल्यूम के, तो उनमें से अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर में होता है। गिवन वॉल्यूम के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में
सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर में होता है। तो हर जो लिक्विड ना स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है, रैंडम नहीं है ये एक्चुअली हर लिक्विड चाहता है मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ जाना। तो वो हर सिस्टम चाहता है अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट की तरफ जाना। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक हैं और इसलिए हर लिक्विड स्फेरिकल शेप लेता है कि सरफेस एरिया कम से कम हो, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम से कम हो, ज्यादातर वो मॉलिक्यूल्स अंदर रहे, है ना। और यही जो प्रॉपर्टी है हर लिक्विड का, जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा गया, है ना। सबसे पहले एक लाइन लिख दीजिए सरफेस टेंशन के बारे में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिक्विड्स ड्यू टू विच दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड मतलब बाहर खुला हुआ सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इसमें ये मत कह देना कि सर ये है एक, ये भी तो सरफेस ऑफ लिक्विड एक लेयर हो गया। तो लेयर ऑफ लिक्विड अलग चीज है और एक्सपोज्ड सरफेस मतलब जो बाहर खुला हुआ है वो यही है ना। एक्सपोज्ड सरफेस या इसी को कभी कभी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कहते हैं, जो बाहर खुला हुआ है। तो हर लिक्विड चाहता है कि अपना एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को मिनिमम रखे और इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा गया। अब बारी है कि ये तो उसका सेंस हो गया, मतलब हो गया कि सरफेस टेंशन क्या है, कितना है, उसको एक नंबर भी असाइन किया गया कि किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना कहलाएगा, है ना। तो मैथमेटिकली कितना लिखा जाएगा, कैलकुलेशंस में उसको कितना लिखा जाएगा, इसके लिए भी एक चीज डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किए सरफेस टेंशन? बोले कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगा, मान लो कि ये कोई कंटेनर था, इसमें ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है ना, सरफेस ऑफ लिक्विड है ये। तो इस सरफेस पे अगर कोई एक लाइन बना दी जाए इमेजिनरी, अच्छा लाइन बनानी नहीं है, लिक्विड के ऊपर लाइन खींचेंगे कैसे? इमेजिन करना है कि सोचो कि वहां एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर सोचा जाए तो इस लाइन पे इधर का जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनी तरफ खींच रहे होंगे इस लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और इस साइड का जो सरफेस है वो भी खींच रहा होगा अपनी तरफ। और अगर ये मॉलिक्यूल्स सारे तो सरफेस इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब इधर खींचने वाला जो फोर्स है वो इधर खींचने वाले फोर्स के साथ बैलेंस हो जाना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। तो इस लाइन को जितने फोर्स से इधर खींचा जा रहा है उतने ही फोर्स से इधर, तब ना बोलेंगे ये लाइन रुका, नहीं तो एक्सेलरेट कर जाता ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्सेस से सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस लाइन को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर भी और इधर भी। तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन एक साइड का सरफेस जितने फोर्स से इस लाइन को खींचेगा, यही फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, इस लाइन के पर यूनिट लेंथ पर एक साइड से कितना फोर्स लगा, इसी को सरफेस टेंशन कहा गया। हम लिख के बताएं अगर, तो S विल बी इक्वल टू यही फोर्स F अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन, पर यूनिट लेंथ पे ये फोर्स। मैथमेटिकली इतना लिखा गया सरफेस टेंशन का वैल्यू। और यही नहीं, अभी लिखवाते हैं, देखो एक और तरीके से सरफेस टेंशन डिफाइन किया गया। जैसे अभी बात हो रही थी एनर्जी के बारे में कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो सरफेस ज्यादा एनर्जेटिक है ना, तो सरफेस एनर्जी कितना है पर यूनिट एरिया, इसको भी सरफेस टेंशन कहा गया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो दो तरीके से डिफाइन हो गया ये तो कोई लाइन लिए F/L लिख रहे हैं सरफेस टेंशन, और कोई कह रहा नहीं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखेंगे सरफेस टेंशन। दो तरीका हो गया एक्चुअली, ठीक है। अभी देखने को जरूर लग रहा है कि दो तरीके हो गए, अलग अलग चीज है, नहीं, एक ही चीज को कहने का दो ढंग है ये। अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उससे समझ में आएगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है, कहने का अलग अलग तरीका है। अच्छा देखो, अभी से पहले एक चीज तो बोल ही सकते हैं, डायमेंशनल देखो दोनों का, डायमेंशनली दोनों सेम है कि नहीं। देखो ये क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, और इस ऊपर नीचे अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स इंटू लेंथ का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन हो गया, मतलब कि एनर्जी का डायमेंशन।
और नीचे लेंथ इंटू एक्स, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया का डायमेंशन हो गया। तो एनर्जी अपॉन एरिया, डायमेंशनली तो दोनों सेम ही है ना। हाँ, डायमेंशनली ही नहीं, अभी एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे जिससे ये पता चलेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, कहने का बस दो रास्ता है। तो सरफेस टेंशन मैथमेटिकली कितना लिखते हैं, तो दो रास्ता है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक लाइन लिया जाए, इमेजिनरी लाइन, लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें, तो उसको एक साइड का लिक्विड, एक साइड का सरफेस जितने फोर्स से खींच रहा होगा वही फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहा जाएगा। ठीक है ना, लिखा जाए ऐसा एक डायग्राम भी बना दीजिएगा और लिखिए, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन ए यूनिट लेंथ of an imaginary line drawn on the exposed surface of liquid by one side of the surface। लाइन के एक तरफ का सरफेस कितने फोर्स से खींचता है वही फोर्स पर यूनिट लेंथ। दोनों मत लिख दीजिए नहीं तो जीरो हो जाएगा, एक ही साइड का लिक्विड जितने फोर्स से खींचेगा अपॉन लेंथ, है ना। चलिए, तो ये बात हुई सरफेस टेंशन को इतना डिफाइन किए। अब जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, देखो कैसा एक्सपेरिमेंट है समझते हैं। एक वायर लिए और वायर को पहले इस शेप में बेंड कर लिए, एक वायर को ऐसा बेंड कर लिए। एक और वायर लिए जिसको इसके ऊपर रख के, ऐसा रख के स्लाइडर की तरह आगे पीछे किया जा सके। तो एक वायर हो गया ऐसा, एक उसके ऊपर रख दिए, दो वायर्स हो गए, ऐसे पकड़ लिए, यहां से पकड़ लिए, सिस्टम को एक लिक्विड सोल्यूशन में या कोई सोप सोल्यूशन में डिप करके ले आए। डुबा के ले आएंगे तो यहां पर एक फिल्म बन जाएगी उस लिक्विड की, है ना, थिन फिल्म हो गई। मान लो यहां से ये x1 दूरी पे था, ठीक है। अब इसको, इस वायर को एक फोर्स लगा के हम बाहर खींचना चाहते हैं ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं एक्चुअली, और स्लोली खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं ले जाएंगे कि फट जाए ये सरफेस, थोड़ा सा मान लीजिए फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और फाइनली इसको यहां तक ले आना चाहते हैं, यहां से x2 दूरी तक लाना चाहते हैं, पहले x1 दूरी तक था, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स लगा के इसको बाहर खींचने में हमको वर्क करना पड़ेगा, और जितना सिस्टम पर वर्क करते हैं सिस्टम का एनर्जी उतने से बढ़ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसको खींच रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। सरफेस एरिया पहले इतना ही था ना, और फिर जब यहां तक ले आएंगे तो इतना एरिया हो जाएगा। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ गया, कितने से बढ़ा, जितना मैंने वर्क किया। तो हम अपना वर्क डन पता कर लेंगे और उतने से ही सरफेस का एनर्जी बढ़ना चाहिए। चलिए लिखेंगे इक्वेशंस। पहले एक बात सोचते हैं, होता क्या है कि क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा हमको बाहर खींचने के लिए। देखो, ये जो हमारा ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर था उसके इधर लिक्विड है, तो ये एक्सपोज्ड सरफेस एक होगा ना, फिल्म है ना ये, तो उसका एक एक्सपोज्ड सरफेस ऊपर होगा। चलो, अब एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर ले रहे हैं जो कि जिसके राइट साइड में तो ये वायर है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वायर से चिपके हुए हैं, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। तो ये लिक्विड की मॉलिक्यूल्स वायर से राइट साइड में जो वायर है उससे चिपक गए फोर्स ऑफ एडिशन से। अब इस लाइन ऑफ लिक्विड को, है ना, इस लाइन को इस साइड का जो लिक्विड का सरफेस है वो सरफेस टेंशन वाले फोर्स से खींच रहा होगा, जो कि इतना होता है फोर्स। सरफेस टेंशन इस लिक्विड का अगर S है तो S इंटू L, तो ये L लेंथ का अगर है तो ये जो फोर्स है जिससे सरफेस इस लाइन ऑफ मॉलिक्यूल को पीछे खींच रहा है, दैट इज S इंटू L। अब ये लाइन ऑफ मॉलिक्यूल इस वायर से चिपका हुआ है, तो एक तरह से वायर के ऊपर इधर इतना फोर्स लग रहा है, तो हमको भी आगे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, है ना। अगर हम एक्सेलरेट नहीं करना चाहते हैं तो एक्सेलरेट नहीं करना चाहते तो इतना फोर्स लगा के खींचेंगे। चलिए, लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये दो लेयर्स, दो फ्री सरफेसेस हैं नहीं लिक्विड में,
ये क्या एक लेयर ऑफ लिक्विड है, ये जो वायर फ्रेम है ऐसा, तो जो ये जो लेयर ऑफ लिक्विड है उसके ऊपर भी एक एक्सपोज्ड सरफेस है और इधर भी तो एक एक्सपोज्ड सरफेस है, बीच में लिक्विड है, लेयर ऑफ लिक्विड, ऊपर भी सरफेस नीचे भी सरफेस होगा ना। तो जैसे इस डायग्राम में पीछे की साइड भी तो इसका सरफेस होगा। तो लिक्विड के दोनों सरफेस इस वायर से चिपके हुए मॉलिक्यूल्स को पीछे खींच रहे होंगे, तो 2SL फोर्स पीछे होगा ना, तो हमको भी 2SL फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए, तो हमने वर्क कितना किया पता करते हैं। हम देखो अभी शुरुआत की है इस एक्सपेरिमेंट में, डेरिवेशन की शुरुआत की है ये फॉर्मूला यूज करके, फोर्स इज इक्वल टू S इंटू एल, नहीं? तो ये जो फोर्स कैपिटल F है दैट इज 2SL। और फिर फाइनली पहुंचेंगे वहां पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पे, यहीं से शुरू करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ से शुरू कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पे पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा, दोनों एक ही बात है, पता चल जाएगा। चलिए, फोर्स इतना लगाए तो वर्क कितना किए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो गया कितना 2SL इंटू डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। जितना वर्क किए उतने से सिस्टम का एनर्जी बढ़ना चाहिए, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर कर रहे हैं, है ना। मान लेते हैं फाइनली सरफेस एनर्जी U2 हो गया, पहले U1 था, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू यही चीज 2SL x2 माइनस 2SL x1। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा S इंटू L इंटू, ऐसे करें, S इंटू 2L x2 माइनस S इंटू 2L x1। अब ये 2L x2 है क्या, L इंटू x2, L इंटू x2 ये एरिया है, और 2 टाइम्स मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के टोटल सरफेस एरिया है। ये टोटल एक्सपोज्ड सरफेस एरिया लिखा हुआ है बाद का, और ये पहले का x1 है ना, तो ये पहले का टोटल एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है। मतलब ये चीज लिखा हुआ है S इंटू A2 माइनस S इंटू A1, है ना। तो S इंटू A2 क्या है, टोटल एक्सपोज्ड सरफेस एरिया बाद में, और A1 है पहले का टोटल एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो देखो किसी भी समय का U लिखना होगा इसका मतलब, तो S इंटू वो वाला A लिखा हुआ है, जैसे नहीं U2 माइनस U1 SA2 माइनस SA1, तो कभी भी जनरल पोजीशन कभी U लिखना हुआ तो S इंटू A से लिखा जाएगा उस समय का एरिया। तो ये हुआ फॉर्मूला, मतलब कि S इज इक्वल टू कितना U बाई A, है ना, एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, है कि नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो देखो शुरुआत किए थे यहां से कि फोर्स है S इंटू एल, मतलब सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सॉल्व करके यहां पहुंचे तो सरफेस, वही सरफेस टेंशन आ गया कितना, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो दोनों एक ही बात होती है, सरफेस टेंशन कितना है, तो दो तरीके हैं उसको डिफाइन करने के। चलिए इसको यहां तक लिख दिया जाए, नीचे यहां लिखा जाएगा हियर A इज टोटल एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो इसको भी यूज, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, कभी इसको यूज करेंगे, कभी F/L यूज कर लिया जाएगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू, है ना। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि ये लिक्विड है तो सरफेस टेंशन इतना, वाटर का कितना है दैट इज अ वैल्यू फिक्स्ड है कि वाटर का इतना होता है ना। कोई और लिक्विड होगा, ऑयल होगा, तो उसका इतना होगा, वो फिक्स है। जब तक आप कोई उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे अट्रैक्शन फोर्सेस में कोई चेंजेस ना ला दें। अब जैसे वाटर ही है, उसमें कुछ घुला दें, कुछ, है ना, कोई चीज मिला दें, उसमें घोल दें, तो होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स पहले केवल थे, अभी क्या है कि बीच बीच में कोई डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स भी आ गए जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स चिपका हुआ है। तो ये जो सरफेस टेंशन है ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ना। तो वही आप बीच बीच में मॉलिक्यूल्स ही बदल दिए, कोई दूसरा ला दिए, फॉरेन मटेरियल डाल दिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेंज हो गया ना, तो इसलिए सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है। नहीं, लेकिन डिफाइंड है ना कि प्योर वाटर होगा अगर तो इतना होगा, या कोई लिक्विड है, वो लिक्विड है तो सरफेस टेंशन इतना, ये डिफाइंड होता है। उसमें कुछ मिला देंगे तो चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर चेंज कर दे, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज कर सकता है, नहीं। चलिए अच्छा, तो
ये सरफेस टेंशन क्या होता है इस पे बात की है हम लोग। नेक्स्ट क्लास से इसमें अब हम लोग क्वेश्चंस करना सीखा जाएगा कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश किया जाए।